हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योमेट्री सब्जेक्ट जो है ज्योमेट्री टॉपिक उसकी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके IIQM और RMO में आने वाला है ना। तो अभी फिलहाल IIQM और RMO तक ही लिमिटेड है। फिर आगे जब और कॉम्प्लेक्सिटी अपन डिस्कस करेंगे तो वो IMO में आपके काम करने लग जाएगी। ठीक है ना। तो अभी पहले अपन IIQM और RMO तक देख लेते हैं कि अपन को क्या क्या चीजें पता होना चाहिए और उनको कैसे पढ़ना है और क्या प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो वो है भाई 9th 10th का बेसिक ज्योमेट्री सबसे पहले तो, है ना। तो बेसिक ज्योमेट्री में क्या क्या आते हैं, लाइन्स और एंगल्स आता है। फिर ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये सब चीजें, है ना। और ये बेसिक चीजें हैं, ये 9th 10th के सिलेबस में होती है। क्वाड्रेटर्स, क्वाड्रेटर्स में कैसा कि आपका एक क्वाड्रेटर होता है और वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज उसमें जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वो एक स्पेशल क्वाड्रेटर बन जाता है। मतलब कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस। तो वो कैसे बन रहा है, या पैरेललोग्राम की अपने आप में क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है, जो कि आप हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अप्लाई कर पाओ। ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए क्वाड्रेटर्स में। नेक्स्ट चीज आती है दैट इज सर्कल्स। सर्कल और टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल 10th का पार्ट है। सर्कल 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें साइक्लिक क्वाड्रेटर आता है। साइक्लिक क्वाड्रेटर, आप सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, साइक्लिक क्वाड्रेटर को आपको आप पढ़ तो हर कोई लेता है, अगर उसको कोई अप्लाई कर पा रहा है ना, तो एंगल्स पता करने के बहुत सारे तरीकों में ये सबसे बेस्ट मेथड है ना। साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना। कई बार ऐसा होता है कि फिगर इस तरीके से होता है कि उसमें हिडन साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टीज फॉलो अप हो रही होती है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन देता है, ठीक है ना, इसलिए। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर के बारे में पता होना एक चीज है, अप्लाई करना ये अपन को सीखना है कि अप्लाई कैसे करें। ठीक है, एक वो चीज। फिर थोड़ा बहुत आपको पॉलीगॉन के बारे में पता होना चाहिए। पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन, और रेगुलर पॉलीगॉन से आप उसके एंगल्स कैसे निकालते हो, दैट इज रेगुलर एंगल्स। तो रेगुलर एंगल्स पता होना चाहिए। फॉर्मूले, वही रेगुलर एंगल निकालने का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता करने से रिलेटेड फॉर्मूला। फिर कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत क्या है, रिसर्च वर्क है ये तो, पर जैसे आप कर पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा इसे, है ना। तो जैसे कि मान लो आपका कोई एक पॉलीगॉन है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब ये अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो सेंटर से मैं देखूं तो पॉलीगॉन में उतने ही ट्रायंगल बनेंगे जितने की उसकी साइड्स है। और ये चूंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो बनने वाले आपके जो ट्रायंगल्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिलहाल मैंने हेक्सागोन बनाया है तो ये इक्विलेटरल लग रहा है, पर इन जनरल आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। अब ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं तो ट्रायंगल अपने आप में एक सिमेट्रिसिटी शो कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो हर ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, हर ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ हाइट ड्रॉ करने से, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो जितनी साइड्स है उसका मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया निकल आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या हो गया, पॉलीगॉन की स्टडी हो गई। तो आपको ये अगर चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हो ही सही, या आपको नहीं भी होगा तो भी ये तो मैं करवाऊंगा ही सही, तो हो जाएगा वो काम। पर बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक लिखे हैं एटलीस्ट इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होना चाहिए, कि जब मैं आपसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो कि आप वो बेसिक में ही फंस गए, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतनी बेसिक्स क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और अब बस आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना।
अगर आप इस थ्योरी को प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, फिर तो आप एग्जाम के लिए बने ही नहीं, है ना। सो मेन यही है कि थ्योरी तक तो सब कुछ सही है, पर जो मेन जो वो है अपना कंसर्न है वो ये है कि वो थ्योरी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, इस चीज पे अपन को सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इस बार का जो अपना प्लेलिस्ट होगा वो इसी के बेस पे होगा, क्योंकि मैंने जो पहले प्लेलिस्ट अपलोड किए हैं उसमें थ्योरी है, प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मैंने आइडियाज आपको ज्यादा दिए हैं रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी है, आप सर्च करोगे स्टिल बहुत प्रॉब्लम्स है जो मैंने सॉल्व किए, इस मतलब जिनकी प्लेलिस्ट बनाई। पर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपन इस बार इस तरीके से रखेंगे कि लेवल 1 लेवल 2 एक सेशन रखेंगे। अब सेशन 1 का मतलब ये नहीं है कि एक ही सेशन में सब कुछ करवा दो। सेशन 1 मतलब कि लेवल 1 लेवल 2 प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। ठीक है ना। तो लेक्चर्स तो बहुत सारे होंगे, पर उनमें लेवल 1 लेवल 2 प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स से, उनके बारे में डिस्कशन वो अपन को करना है। ठीक है, आप इतना कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो भी थ्योरी है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है। फिर ऐसा है कि आपका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। आपको सब कुछ आता है पर आप एग्जाम में उस नॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो टू गेट द सॉल्यूशन, टू रीच द सॉल्यूशन। क्लियर है ना इतना? ठीक है, इसके बाद में आएंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, है ना। अभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब क्या? भाई कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता ही कब है भाई? अगर उसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट लग रहा हो तब, है ना। मल्टी कंसेप्ट, है ना। सिंगल कंसेप्ट लग रहा है तब तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, पर कंसेप्ट एक से ज्यादा लग रहा है तो कई बार क्या होता है कुछ कंसेप्ट आप अप्लाई नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते हो इसीलिए ही प्रॉब्लम आपसे एक जगह पे जाके फंस जाता है। तो वो ये आप सारे कंसेप्ट आप उसमें अगर जो लग रहे हैं वो आप अप्लाई कर पा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन फिगर आउट हो जाएगा कि कैसे सॉल्व। अगली चीज आती है कि यार पूरे क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कुल मिला के कैलकुलेशन ही है जो बहुत ही थका देने वाला है, रिगुलस है बिल्कुल। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेस्ड भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं और उसमें एकदम से ऐसा लगने लग जाता है कि यार यार कितना चल रहा है ना। आंसर आएगा भी या नहीं आएगा ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन बन जाती है। तो वहां पे भी हम लोग फंस जाते हैं ना, ब्लैकआउट वाली कंडीशन में चले जाते हैं, यार नहीं आया तो नहीं आया तो, ऐसा एकदम से थॉट चलता है दिमाग में। ठीक है, तो वो टाइप के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आपसे कहना एक दो कंसेप्ट है या इस तरीके से। क्या है भाई, अगर आपसे प्रॉब्लम, आपको अगर कंसेप्ट पता ही नहीं है, मान लो आपको कंसेप्ट याद ही नहीं आ रहा, तो फिर तो प्रॉब्लम इजी हो तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब आप उसमें लगने वाले सारे कंसेप्ट को एक ही बार में फिगर आउट नहीं कर पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके बाद में भाई जब इतना आप कर लोगे तो अब आपको एक रिसर्च वर्क करना है। रिसर्च वर्क मतलब कि आप पुराने पेपर्स उठाओ और देखो कि वो पूछ ही क्या रहा है आपसे, है ना। तो इन जनरल वो किन चीजों के बारे में पूछता है? एंगल्स, एंगल्स, साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स, एरिया, इन चीजों के बारे में। तो अगर वो एंगल के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी पूरी लाइब्रेरी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। एक कब सेट होगी? जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम टैकल करोगे, उसमें फेल होगे, पास होगे, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे इसी तरीके से। आपको क्लियर होगा कि जब भी वो एंगल पूछेगा तो आपके दिमाग में क्या क्या थॉट आना चाहिए। अब जैसे कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे पैरेलल लाइन होती है दो, एक ट्रांसवर्सल डालो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम
180 होता है। अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में रिलेशन, लीनियर पेयर, ट्राइंगल्स के एंगल का सम, पॉलीगॉन्स में एंगल्स का फॉर्मूला, ये सब चीजें ये फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सिंपल। फिर मेथड्स कि यार मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं टू फाइंड द एंगल, सिमिलर ट्राइंगल को अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं टू फाइंड द एंगल, सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टी अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, फिर क्योंकि सर्कल में भी कुछ थ्योरम्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत अच्छा टूल है टू फाइंड द एंगल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आती है कुछ चीजें, दैट इज साइन लॉ, कोसाइन लॉ, है ना। ये चीजें ऐसी हैं कि ये चीज तो आपको बस ऐसा है कि अप्लाई करने की प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे, कि आप कुछ क्या करोगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे जो सिंपली भी हो रहे होंगे, पर उसमें आप साइन लॉ और कोसाइन लॉ अप्लाई करके देखो और पता करो कि आप एंगल्स और साइड लेंथ निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, या रेशियो ऑफ साइड निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक तो रीच बढ़ेगी, अगली चीज आपको साइन लॉ और कोसाइन लॉ अप्लाई करना आ जाए, है ना। और एक ये थॉट भी जनरेट हो जाएगा अंदर से कि ये कब अप्लाई होता है ना, किस केस में ये बहुत ही फ्रूटफुल है और किस केस में शायद ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होने लग जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज है साइड लेंथ। इन जनरल साइड लेंथ ही वो पूछ लेता है ना। अभी साइड लेंथ अगर पूछ रहा है तो आपके दिमाग में क्या थॉट आना चाहिए, तो सबसे बेसिक चीज साइड लेंथ से रिलेटेड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब बिल्कुल ही बचपन नहीं, फिर भी आपके एकेडमिक्स में, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जनरल थॉट आता है, पहला थॉट कि यार साइड पूछ रहा है तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, वो है उसमें एक स्टीवर्ट्स थ्योरम। स्टीवर्ट्स थ्योरम भी आपको साइड लेंथ के बारे में एक रिलेशन देता है। ये एक्चुअली में इन सब के बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ज्योमेट्री की ओलंपियाड वाले सेक्शन में, तो आपको वहां पे मिल जाएगी, है ना। तो स्टीवर्ट्स थ्योरम, एक होती है अपोलोनस थ्योरम। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर एंगल्स दिए हुए हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड द साइड लेंथ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज रेशियो ऑफ साइड्स। कई बार वो रेशियो ऑफ साइड्स भी पूछ लेता है, और अगर आपको बेसिक थ्योरी क्लियर है तो रेशियो ऑफ साइड्स आपके दिमाग में इसको लेके पहला थॉट आता है सिमिलर ट्रायंगल, है ना। सिमिलर ट्रायंगल में डायरेक्टली साइड्स का रेशियो आपका इन्वॉल्व हो रहा होता है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल आपको अप्लाई करते आ रहा है। एक और चीज होती है दैट इज साइन लॉ। साइन लॉ भी एक बहुत अच्छा टूल है टू फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स। एंगल पता करने के लिए भी साइन लॉ बहुत अच्छा टूल है, ठीक है ना। कि अगर आपको एंगल्स और कुछ एंगल्स दिए हैं, कुछ साइड दी हुई है, और आपको एक एंगल पता करना है, तो उस केस में आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो और साइन लॉ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको साइन लॉ के बारे में आइडिया है, आपको बहुत अच्छा टूल लगेगा। रेशियो ऑफ साइड्स में भी साइन लॉ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स भी कुछ चीजें हैं, मे भी शायद आप में से कई बच्चों को पता होंगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होंगी। दैट इज सीवास थ्योरम। सीवास थ्योरम, मैनलस थ्योरम, इसके बारे में भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, इन दोनों के बारे में। तो ये दो थ्योरम्स के बारे में आइडिया है आपको, तो आप गिवन फिगर में ये चीज अप्लाई करके रेशियो ऑफ साइज पता कर सकते हो। एंगल दिए हैं तो बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री से भी जा सकते हो। थॉट ऐसे ही जनरेट होता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए करना ही क्या है, अगर मैं हाइट ड्रॉ कर पा रहा हूँ किसी फिगर में तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। हाइट में अगर ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ तो साइन लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, या इस तरीके से आप सोच सकते हो कि रेशियो ऑफ साइड्स दी हुई है तो मैं क्या मेथड अप्लाई करूं ताकि मेरे को आंसर मिल जाए, या मैं एक्चुअली प्रोसीड तो करने लग जाऊं, इनिशियलाइज तो कर लूं, ठीक है ना। इसलिए तो ये सब कहना प्रॉब्लम में
आपको इनिशियल स्टेप लेने के लिए अपन ने ये प्लानिंग बनाई हुई है। आपको ये सब थॉट्स अगर दिमाग में आ रहे हैं या आएंगे तो आप इनिशियल स्टेप्स तो ले लोगे, फिर धीरे धीरे आप सॉल्व करते करते एक फ्लो बन सकता है जिससे आप सॉल्यूशन तक पहुंचो। ठीक है। इसके बाद जनरली वो एरिया भी पूछ लेता है कई बार। एरिया को लेके आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है दैट इज साइड लाइन, कि यार एरिया में बेसिक जो आपका फिगर होएगा वो तो ट्राइंगल ही होगा। तो पूरे फिगर को अगर मैं ट्राइंगल्स में डिवाइड कर पा रहा हूँ तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हो जाएगा। तीनों साइड पता है तो हीरो फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा तो हो जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ चीजें हैं ऐसे। ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी हेल्प करती है। क्या होता है, कई एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंक्लूडेड साइड्स और इंक्लूडेड एंगल 1/2 into two sides into their included angle, sine of included angle, ये आपको एरिया देता है किसी भी ट्राइंगल। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी लिखी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्री भी कई बार हेल्प करती है आपको एरिया पता करने में। ठीक है। एरिया रिलेट करने में, कोई एक सेक्शन का एरिया पता है या साइड्स पता है, उन साइड्स को मैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से दूसरे पार्ट की मैं साइड्स निकाल सकता हूँ और मुझे साइड लेंथ पता चल गई तो मैं एरिया पता कर सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसा प्रोसीड करने में कई बार ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। साइन लॉ हेल्प करता है। साइन लॉ का डायरेक्ट रिलेशन सर्कम रेडियस से होता है और सर्कम रेडियस के फॉर्मूले में एरिया होता है, तो आप वहां से भी आप जा सकते हो। इन रेडियस सर्कम रेडियस दोनों के ही फॉर्मूले में एरिया इन्वॉल्व होता है, तो ये भी एक अच्छा टूल है। कोसाइन लॉ में आपको एंगल के बारे में पता लग जाएगा और साइड्स के बारे में पता लग सकता है। अगर एक एंगल दिया है तो आप साइड्स पता कर सकते हो। ठीक है। तो वैसे करके आप एरिया निकालने के थ्रू पे जा सकते हो। इसके अलावा भी कई मेथड्स होती है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सीवियर। एरिया रिलेटेड टू सीवियर का मतलब ऐसा होता है कि मैं है ना वर्टेक्स से कोई लाइन डालता हूँ बेस पे, और वो मेरे बेस को दो पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड करती है, और वो सारे बेस का रेशो मेरे को उन ट्राइंगल्स के एरिया के रेशो के बारे में बताता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। तो अभी इसलिए कंस्ट्रक्शन वाली चीज मैंने नहीं बताई है ना। ये कुछ ऐसी चीजें, ये बेसिक टूल्स हैं कि अगर आप ये चीजें सोच पा रहे हो, इतना सोच पा रहे हो, तो तो यू आर रेडी, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम, फॉर IUQM एंड फॉर RM। अगर अपन इतना कर लेते हैं, है ना, इतना आपकी साइड से हो जाता है, तो इसके बाद मैं डेफिनेटली आगे आपको बताऊंगा और मेथड्स कि कंस्ट्रक्शन कैसे अप्लाई करें। भाई कंस्ट्रक्शन का थॉट ही कैसे आए दिमाग में कि क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है या पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, या मुझे प्रोसीड करना है फॉर फॉर्मिंग अ साइक्लिक कॉरिडोर, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, क्या बनाना है, किस चीज की जरूरत है, ताकि मेरे क्वेश्चन में मेरे को आगे प्रोसीडिंग स्टेप्स मिलने लगे। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, है ना, है तो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन ही, पर कंस्ट्रक्शन अप्लाई कैसे करना है इट इज वेरी चैलेंजिंग। तो वो मेथड भी अपन डिस्कस करेंगे, पर वो इन सबके बाद, वो अभी नहीं, नहीं तो ऐसा होगा ना, सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा, आप फिगर आउट क्या चल रहा है लेक्चर में, आपको क्लिक ही नहीं कर रहा। ठीक है। इसलिए तो पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना आप अगर कर पा रहे हो मेंटेन, देन सीरियसली IUQM तो आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर लोगे अगर आप इतना कर पा रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए, वो आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपन थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। और भी मेथड्स होती हैं, और इसके बाद आता है आपका एक और मेथड दैट इज रोटेशन, है ना। तो रोटेशन बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। उसमें बस ऐसा होता है कि एक फिगर है और उसके एक पार्ट को उठा के मैं उसी फिगर में कहीं और लगा पा रहा हूँ, सेट कर पा रहा हूँ, ताकि मेरा जो गिवन फिगर है वो एक
इनिशियल स्टेप लेने में आपको हेल्प कर रहा है। मतलब आपको फिर सोचने में, जो पहले क्वेश्चन था वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनसॉल्वेबल, पर अगर मैं उस पार्ट को कहीं और शिफ्ट कर दूं तो उससे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं प्रॉब्लम में आगे प्रोसीड कर पा रहा हूँ, है ना। तो वो एक बहुत ही शानदार मेथड है। उसमें ऐसा होता है ना कि देखने में प्रॉब्लम आपको ऐसा लगता है कि तो सॉल्व ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन आपने अगर वो अप्लाई कर दिया तो ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो 2 स्टेप का है। तो इतना ड्रास्टिकल चेंज होता है। तो बहुत ही शानदार मेथड है, ठीक है ना। पर वो, जब अगर कोई चीज इतना इफेक्टिव है तो उसको समझना और अप्लाई करना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, है ना। क्योंकि उस टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। और बच्चों का कंसर्न भी यही होता है कि सर आप तो टीचर हो, आप तो कर लेते हो अपना, लेकिन हम कैसे करें। सो वो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो एकदम से नहीं आता है। आप करते रहते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कब अप्लाई करना है और कौन सा पार्ट करना है, ठीक है ना। सो मेनली आपको पूरा जो ध्यान लगाना है ज्योमेट्री में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाना है। कब, जब आपको बेसिक थ्योरी अच्छे से पता हो। तो बेसिक थ्योरी सबसे पढ़ो पढ़ो, फिर उसको अप्लाई करना सीखो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू गेट द सॉल्यूशन। उसके बाद में अगर आप ये चीजें फिगर आउट कर पा रहे हो, ये लिखा हुआ है कि भाई अगर मेरे से एंगल पूछा गया है तो मेरे दिमाग में थॉट क्या आना चाहिए, है ना। जो थॉट्स आपके जनरेट होना चाहिए, एक प्लानिंग होती है ऐसी, है ना। अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल हो तो फिर आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो। और इतने में तो IIQM आपका डेफिनेटली हो जाएगा क्लियर, है ना। इसके बाद अपन RMO और INMO के लिए वो मेथड्स ही पढ़ेंगे, और आप उसमें भी एनी हाउ हो ही जाओगे। आप करते रहोगे प्रैक्टिस, हो सकता है 1 साल नहीं हो, नेक्स्ट ईयर हो जाओगे, है ना। पर होगे जरूर, क्योंकि मैंने देखा हुआ है हो जाते हैं बच्चे। थोड़ा टाइम जरूर लगता है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपेयर्ड तो बहुत अच्छे हो, लेकिन कई बार एग्जाम टेम्परमेंट आपको लेट होता है। एग्जाम में जाने के बाद आप थोड़े से ब्लैक आउट हो जाते हो, वो भी एक चैलेंज है। तो वो भी आपको हटाना पड़ेगा, है ना। तो वो एकदम से नहीं जाती चीज, आप जब क्वेश्चन पेपर लगाते रहते हो और आपका दिमाग एक स्ट्रेसलेस स्टडी में जाने लग जाता है, तब आप ये ब्लैकआउट वाली कंडीशन से, है ना, बचने लगते हो कि हाँ ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं, बस आप इतनी प्लानिंग पहले करो, इतने को फॉलो करो, इसके बाद देखेंगे अपन कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या है। तो पहले इतना करो अच्छे से, सिस्टमेटिकली। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। अब IIQM को कैसे हैंडल करना है, तो भाई अपन ने, मैंने तो पहले ही बता दिया, आपको ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ज्योमेट्री आपको बहुत हेल्प करेगा IIQM में भी और RMO में भी। इसलिए पहले अपन लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले, ठीक है। आप लोग बेसिक्स अच्छे तैयार रखना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो लेक्चर्स आए बहुत रेगुलर आए, और मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। और प्लीज आप लोग नोट करने की आदत डालो। नोट करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि शुरू में आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कर लोगे, हाँ मैं लेक्चर देख लूंगा, लेकिन ऐसा होगा ना कि जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके होंगे और एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या रिवाइज कर लूं, क्या पढ़ लूं, क्या क्वेश्चन लगा लूं, क्या टेस्ट लगा लूं, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। तो आपको नोट करने की आदत होना चाहिए। तो अभी भी जो लिखा हुआ है आप प्लीज उसको अच्छे से नोट करो सिस्टमेटिकली, और आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को भी सिस्टमेटिकली नोट करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। आपसे बन रहा हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं बन रहा है तो आप उसमें, मैं तो बनवा ही रहा हूँ नोट्स, आप अपने हिसाब से भी उसमें चीजें एडअप करना सीखो, है ना। और आपका एफर्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सिर्फ मेरे एफर्ट देने से काम नहीं चलेगा, मेरे एफर्ट देने से आपके एग्जाम क्लियर नहीं होगी। जब तक आप एफर्ट नहीं दोगे, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना।
कुछ नहीं, टाइम पास है बोलते, ठीक है। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।